Hey guys, welcome on this channel. This is me, Dr. Sadaf Ambreen, currently pursuing MD in Pathology. So आज का हमारा टॉपिक है डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया का मतलब है इट इज़ डिफाइंड एज द पेनफुल क्रैम्पिंग पेन ड्यूरिंग मेंसेस. इसका मतलब ये हुआ जो पेनफुल क्रैम्पिंग पेन होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस उन्हें बोला जाता है डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया पेन तो वैसे नॉर्मल मेंसेस में भी होते हैं लेकिन डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है वो नॉर्मल मेंसेस से अलग हटके होता है. इस वजह से इसका नाम डिस्मेनोरिया रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो पेन होता है वो नॉर्मल पेन मेंसेस के पेन के मुकाबले में ज़्यादा होता है. इस तरीके का अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन पाया जाता है तो उसको डिस्मेनोरिया की कैटेगरी में रखा जाएगा. डिस्मेनोरिया में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया. डिस्मेनोरिया कितने टाइप का होता है? डिस्मेनोरिया दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद पेल्विक पैथोलॉजी. यानी प्राइमरी डिस्मेनोरिया उस डिस्मेनोरिया को बोला जाता है जिसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती. यानी जो पेन हो रहा है वो किसी पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा. ज़्यादातर जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कॉज होता है वो क्या होता है? बायोकेमिकल डिरेंजमेंट. यानी हार्मोन्स में कुछ डिरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से पेन होता है और उसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया. 50% पेशेंट जो होते हैं इसके अंदर पोस्ट प्यूबेसेंट वुमेन होती हैं. ज़्यादातर होती हैं 18 से 25 साल की उम्र की. यानी कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर जो 50% पेशेंट होते हैं वो कौन होते हैं? 18 से 25 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल्स होती हैं वो लोग इसके अंदर प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर आते हैं. अब बात करते हैं हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया किसे बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज़ द वन विच इज़ एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक पेल्विक पैथोलॉजी. यानी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया उसे बोला जाता है जिसके अंदर कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी अगर इन्वॉल्व होती है और उसकी वजह से पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग पेन ड्यूरिंग मेंसेस हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. अब पेल्विक पैथोलॉजी क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल उसके अंदर फाइब्रॉइड हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, पीआईडी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है. तो ये सारे कॉज हो सकते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के. हमने क्या पढ़ा? डिस्मेनोरिया के दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी कौन सा हुआ? जिसके अंदर पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है. ठीक है, क्यों होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया? बायोकेमिकल डिरेंजमेंट की वजह से होता है. मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है जो पेशेंट 18 से 25 ईयर ओल्ड के बीच में होती हैं. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो डिस्मेनोरिया होता है जो कि किसी ऑर्गेनिक पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से होता है. फॉर एग्जाम्पल फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, पीआईडी एंड एंडोमेट्रियोसिस. अब बात करते हैं क्लिनिकल वैरायटीज़ ऑफ डिस्मेनोरिया. यानी कि डिस्मेनोरिया की जो क्लिनिकल वैरायटी देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. सबसे पहले इसके अंदर आता है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया. स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया बोला जाता है सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है डिस्मेनोरिया की टाइप्स में, सबसे ज़्यादा जो हमें क्लिनिकली प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पेशेंट आती हैं स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया की. ठीक है, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा एंट्रेंस में वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि मोस्ट प्रिवेलेंट डिस्मेनोरिया इज़, तो आपका जवाब होगा स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? क्रैम्पिंग पेन होता है. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो पेन होता है वो फर्स्ट या सेकेंड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है. सवाल आपसे यहाँ से बनता है इन स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया पेन अकर ऑन विच डे, तो आपका जवाब होगा फर्स्ट या सेकेंड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पूछा जाता है टाइम. यानी स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया जो होता है उसके अंदर पेन होता है पहले और दूसरे दिन के, लेकिन कितनी देर के लिए होता है? तो इसके अंदर जो पेन होता है वो होता है 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक होता है. ठीक है, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादातर जो होता है रिलीव मिल जाता है प्रेगनेंसी. यानी जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद उनकी प्रॉब्लम जो होती है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया वो ठीक हो जाती है. उसके बाद उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया के अंदर जो पेन होता है वो अकर करता है लोअर एब्डोमेन में या फिर एंटीरोमीडियल एरिया ऑफ द थाई में. लोअर एब्डोमेन मतलब हेयर इट इज़, यहाँ पर नीचे लोअर एब्डोमेन में होता है, और एंटीरोमीडियल यानी सामने थाइस के और मीडियल साइड पे, एंटीरोमीडियल साइड ऑफ द एरिया ऑफ द थाई पे यहाँ. अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की. यानी स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया की इटियोलॉजी क्या होती है? इसके अंदर होता है मस्कुलर स्पाज्म जिसकी वजह से वहाँ पे स्टीमिया डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से मसल्स में हो जाता है आपस में स्पाज्म. यानी क्या कॉज हुआ? मसल्स में स्पाज्म होता है जिसकी वजह से वहाँ स्टीमिया हो जाता है जिसकी वजह से फिर होता है पेन. या फिर कोई स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस में डिफेक्ट हो सकता है. उसके अलावा फंक्शन ऑफ द यूट्रस के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है. यानी क्या क्या कॉज हुआ? या तो कोई मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है, या कोई स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो सकता है यूट्रस के, या फिर यूट्रस के फंक्शन के अंदर डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से क्रैम्पिंग पेन होने लगते हैं और वो आता है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया के अंदर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के अंदर होता है. हाइपोप्लास्टिक यूट्रस क्या होता है? ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है यूट्रस के अंदर. इसमें क्या होता है कि सर्विक्स जो होती है हमारी लॉन्गर होती है देन द बॉडी ऑफ द यूट्रस से. इसमें क्या होता है जो एक्सटर्नल ओस होती है बहुत ज़्यादा पिन होल होती है जिसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू
ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं बिफोर प्यूबर्टी से। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस को इन्फेंटाइल यूट्रस भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी सर्वाइकल कैनाल होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, इसलिए जब मेंस्ट्रुअल ब्लड पास कर रहा होता है वहाँ से तो उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, रास्ता बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील होता है पेशेंट को। इसलिए एक जो कॉज हुआ स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया का वो हुआ हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, उसे बोला जाता है इन्फेंटाइल यूट्रस। सो स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, जो स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया टाइप की जो पेशेंट होती हैं जब वो आती हैं हमारे पास क्लिनिक पे कंप्लेन लेके, तो टिपिकल जो अपनी कंप्लेन बताती हैं वो बताती हैं कि उन्हें क्रैम्पिंग पेन होता है, यूजुअली जो अगर करता है फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और उनका जो पेन का जो टाइमिंग होता है वो 30 मिनट से 1 आवर्स तक रहता है, ठीक है। और इनके अंदर जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा सीवियर इंटरमिटेंट होता है, ये स्पाज्मोटिक होता है कि वो फेंट भी हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब भी देखने को मिलता है। और पेन कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है और एंटीरियर मिडल एरिया ऑफ द थाई पे होता है। और इस तरह का जो पेन होता है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है 12 घंटे तक रहता है, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा कभी भी नहीं होता। समझ आया आपको अब डिस्मेनोरिया क्या होता है, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। अब हम बात करते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। दूसरी जो टाइप होती है, वैरायटी जो होती है डिस्मेनोरिया की, होती है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज पेल्विक डिस्कम्फर्ट एंड पेल्विक पेन फ्यू डेज बिफोर मेंसेस। इसमें क्या होता है कि पेल्विक डिस्कम्फर्ट होने लगता है और पेल्विक पेन होने लगता है कुछ दिन पहले बिफोर मेंसेस से, ठीक है। इसमें आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, तो आपका जवाब होगा कब से, फ्यू डेज बिफोर मेंसेस, यानी अभी मेंसेस शुरू नहीं हुए लेकिन पहले ही डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, किस दिन होता है, डे किस दिन होता है, अभी हमने बताया कि फ्यू डेज बिफोर मेंसेस। उसके बाद पूछा जाता है कि लोकेशन कहाँ, कंजेस्टिव टाइप की डिस्मेनोरिया में कहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, ज़्यादा जो डिस्कम्फर्ट होता है इसके अंदर बैक पे होता है या लोअर एब्डोमेन में, नीचे एब्डोमेन में होती है या फिर बैक की तरफ होता है, ठीक है। अब कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में रिलीफ किससे मिलता है, किस तरह मिलता है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है तो इन कंजेस्टिव टाइप वालों को आराम मिल जाता है। जो स्पाज्मोटिक वाले थे उन्हें किससे रिलीफ मिलता है, उन्हें बाद प्रेगनेंसी के बाद में रिलीफ मिलता है, यानी जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद उन्हें रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कंजेस्टिव वालों को रिलीफ मिलता है बाय द मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो इनका ये डिस्कम्फर्ट, पेन वगैरह जो है ये सब सबसाइड हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी, यानी कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया की क्या इटियोलॉजी होती है। इसमें यह है कि डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द यूट्रस बट फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द यूट्रस, यानी इसमें जो ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट कर रही है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो रहा है या पेल्विक पेन हो रहा है, इसका ताल्लुक जो है यूट्रस से नहीं है बल्कि कहाँ से, यूट्रस के आसपास के एरिया से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कौन कौन सी, सेल्फिंजाइटिस, क्रोनिक सर्विसाइटिस हो, या फिर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस हो, या फाइब्रॉइड यूट्रस हो, या एडिनोमायोसिस हो, इन सब की वजह से क्या होता है, कंजेस्टिव टाइप का डिस्मेनोरिया होता है कि मेंसेस शुरू होने से पहले क्या होता है, एक पेल्विक डिस्कम्फर्ट होने लगता है या फिर पेल्विक पेन शुरू हो जाता है, जो कहाँ होता है, बैक में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है। और इसमें हमें रिलीफ जब मिलता है जब हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है, यानी पेशेंट हमारे पास जब आएगी तो वो क्या कंप्लेन लेके आएगी, वो ये बोलेगी कि जब मेरे मेंसेस आने वाले होते हैं उससे पहले मुझे थोड़ा पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहता है, पेल्विक पेन रहता है, लेकिन जब मेंसेस शुरू हो जाते हैं उसके बाद मुझे आराम मिल जाता है। अगर इस तरीके की कोई भी कंप्लेन आपके पास पेशेंट लेके आ रही है तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, कंजेस्टिव टाइप के डिस्मेनोरिया में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया, यानी क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर होते हैं एक तो पेन होता है और डिस्कम्फर्ट रहता है। रियल कॉज क्या होता है इन सारे इसकी प्रॉब्लम्स का, रियल कॉज होता है पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक इम्बैलेंस हो जाता है बाय द साइक्लिकल चेंज इन द एडजेसेंट जेनाइटल ब्रांच, यानी जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्व होती हैं उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, किसकी वजह से, साइक्लिकल चेंज होता है इन द एडजेसेंट जेनाइटल ब्रांच के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, पेल्विक डिस्कम्फर्ट होने लगता है या पेल्विक पेन होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइज अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के बारे में। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया क्या होता है, ये एक एक्सट्रीम कॉज होता है स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया का। जो स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया होता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइप का स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया हो रहा है तो उसका जो एक्सट्रीम लेवल पे जो कॉज होता है वो मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया होता है, यानी मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया जो है रिलेट करता है स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया से। अगर स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है तो उसका कॉज क्या होगा,
मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। ठीक है, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया क्या होती है, एक रेयर कंडीशन होती है, यानी जल्दी मोस्ट कॉमनली देखने को नहीं मिलती, कम ही लोगों के अंदर ही पाई जाती है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट सीवियर फॉर्म है डिस्मेनोरिया की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक वाली आप बोलोगे डिस्मेनोरिया कौन सी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक डिस्मेनोरिया होता है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। ठीक है, ये जो होता है फैमिलियल इंसिडेंस होता है, यानी कि ये ख़ानदानी चलता रहता है, लोग जिनके ख़ानदान में ये पाया जाता है मेम्ब्रेनस टाइप का डिस्मेनोरिया, ये उन लोगों के यहाँ फैमिली टू फैमिली चलता रहता है। यानी कि अगर किसी की मदर के अंदर मेम्ब्रेनस टाइप का डिस्मेनोरिया प्रेजेंट है तो उसकी डॉटर के अंदर भी ये वाला प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये है कि मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म है सीवियर फॉर्म है डिस्मेनोरिया की। आखिर तो ये क्यों, ऐसा क्या हो जाता है इसके अंदर कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म है? तो इसका जवाब ये है कि एंडोमेट्रियम जो होती है शेड होती है एज अ कास्ट एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द यूट्रस। यानी जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस के अंदर वाली जो लेयर होती है, ये जो यूट्रस की हमारी जो अंदर वाली जो लेयर होती है इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। नॉर्मली होता है ये कि जो डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं उसके अंदर थोड़ी थोड़ी शेड होती रहती है, जैसे आज फर्स्ट डे आज इतनी शेड हो गई, फिर सेकंड डे फिर इतनी शेड हो गई, फिर थर्ड डे आया फिर थोड़ी और शेड हो गई, फिर फोर्थ डे पे थोड़ी और शेड हो गई, इस तरीके से शेड होती है, यानी हर रोज़ थोड़ी थोड़ी शेड होती है। लेकिन जब मेम्ब्रेनस टाइप का डिस्मेनोरिया होता है उसके अंदर क्या होता है कि पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम जो होती है एक साथ खिंच के आती है नीचे, पूरे एक कास्ट के तौर पे। तो जब एक साथ कोई चीज़ हटेगी वहाँ से तो बहुत शार्प पेन होगा। यही वजह होती है कि इसके अंदर जो होता है मेम्ब्रेनस टाइप के डिस्मेनोरिया के अंदर कि एक एंडोमेट्रियम जो होती है पूरी एक शेड होती है, पूरी एक कास्ट के तौर पे पूरी एक साथ खिंच के नीचे आती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और क्या होता है, यूट्रस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है इसके अंदर। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्मेनोरिया कौन सा होता है, तो आपका जवाब होगा मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। उसके बाद पूछा जाए अगर आपसे सवाल कि कॉज ऑफ मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया, तो आपका जवाब होगा एंडोमेट्रियम इज शेड एज अ कास्ट एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, सो गाइस दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। अगली वीडियो के अंदर मैं डिस्मेनोरिया के क्लिनिकल फीचर्स, उसकी डायग्नोसिस यानी उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे और उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये डिस्कस करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।